सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 10 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। 2 भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। 3 भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। 4 भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. 1, 2 और 4, सी. केवल 3 और 4, डी. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 2 भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। 2 विधिज्ञ परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। 2 जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें। 3 संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। 2 संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या है? 1 आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, 2 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, 3 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2, बी. केवल 2, सी. 1 और 3, डी. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 6 भारत में दलबदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। 2 यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दलबदल मामला विनिश्चित करना होता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। 2 भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है
जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 8. भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। 2. किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। 3. कोई भी लोकप्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार पृच्छा क्वो वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटीशनर हो सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए. केवल एक और दो, बी. केवल दो और तीन, सी. केवल एक और तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 9. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। 2. चूंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है, अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। 3. यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन सा से सही है? ए. केवल एक और दो, बी. केवल तीन, सी. केवल एक और तीन, डी. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। 2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। 3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। 4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। उपर्युक्त कथनों में कौन से सही हैं? ए. केवल एक और तीन, बी. एक, दो और तीन, सी. केवल तीन और चार, डी. केवल दो और चार। इस प्रश्न का उत्तर है ए।